तो बेटा इसके पहले हम लोगों ने ईथर तो बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन अब हमें केवल एक ईथर को पढ़ना है जिसका नाम है डाई एथाइल ईथर या डाई एथिल ईथर। फॉर्मूला होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। अगर मैं देखता हूं ये सममित ईथर में भी आता है, तो हमें अभी इस बात को चेक करना है कि हम इस ईथर को बना कैसे सकते हैं, क्या भौतिक गुण रहेंगे, क्या रासायनिक गुण और उपयोग क्या क्या होंगे। तो मैं अगर इसे बनाने की कोशिश करूं तो मेरे पास सबसे पहली विधि है प्रयोगशाला विधि, कि अगर आपको अपने स्कूल की प्रयोगशाला में ईथर का निर्माण करना है तो आप किन किन केमिकल को यूज करते हुए ईथर को बना सकते हो। तो देखो करना क्या है आपको, मैंने लिख रखा है इसको कि प्रयोगशाला में जब भी आपको ईथर बनाना है आपको एथेनॉल लेना है, एथिल अल्कोहल, और बेटा एथिल अल्कोहल के साथ कुछ मात्रा में क्या लेना है H2SO4, और कैसी अमाउंट में लेना है, इन दोनों को 2:1 में। अगर देखा जाए तो एथेनॉल डबल अनुपात में रहेगा, हमेशा 2 गुनी मात्रा में रहेगा, और H2SO4 उससे आधी मात्रा में 1 गुना मात्रा में रहेगा। अब इन दोनों को मिलाकर हम गर्म करेंगे इसे कितने डिग्री सेल्सियस पर, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और हाँ, क्योंकि हमें जल अलग करना है, हमें इसके साथ कुछ अमाउंट में जो हमने H2SO4 डाला है वो H2SO4 काम करेगा उत्प्रेरक का। और जैसे बेटा हम इसको गर्म करते हैं डाई एथिल ईथर बनता है। चेक करते हैं रिएक्शन कैसी होगी। मैंने एथेनॉल को 2 मोल ले रखा है। अच्छा, 2 मोल लेने का मेरा इसलिए तरीका ऐसा रहा बिकॉज हमने पहले भी लिखा है कि हमने एथेनॉल को कितने मोल लिया है, 2 मोल, और सल्फ्यूरिक अम्ल को 1। तो सल्फ्यूरिक अम्ल 1 मोल है, और अगर मैं एथेनॉल को चेक करता हूं तो 1 और 1 2 मोल, 2:1 के रेशियो में मिलाया गया है। और बेटा जैसे ही मिलाएंगे हम दोनों को और 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करेंगे, बेटा इसका हाइड्रोजन अगले वाले के OH के साथ कंबाइन करेगा। अगर H OH के साथ कंबाइन करेगा तो पहला केमिकल बनाकर तैयार करेगा H2O। अभी सोचने वाले यहां बचता है C2H5O और यहां बचता है C2H5, तो मैंने उसको लिखा C2H5O C2H5। अब इसको फिगर में भी पढ़ लेते हैं कैसे करना है। बेटा हमको इस गोल पेंडी वाले फ्लास्क में एथेनॉल की अमाउंट डबल और कुछ मात्रा में H2SO4 को, या ऐसे कह सकते हैं एथेनॉल और H2SO4 को 2:1 के रेशियो पर भर लेना है। और इसको हमें डायरेक्टली हीट नहीं करना है, बल्कि हमें एक ऊष्मक की सहायता से हीट करना है। ऊष्मक एक पात्र होगा जिसमें से जल भरा है। हम सबसे पहले बर्नर की सहायता से उस जल को गर्म करेंगे। जब ये जल गर्म होएगा, ये गर्म करेगा एथेनॉल और H2SO4 के सॉल्यूशन को। हम इसे डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे, किसी न किसी ऊष्मक की सहायता से ही हीट करेंगे। अब बेटा जैसे ही गर्म करते हैं इन दोनों पर रिएक्शन होती है और डाई एथिल ईथर बनता है। अब डाई एथिल ईथर तो बनता ही है, साथ में बेटा इसके कई सारी गैसें भी बनती हैं। कौन सी गैस? सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना देता है। तो वो ईथर के साथ, यहाँ ईथर तो बनता ही है, साथ में कुछ अशुद्धियां भी यहाँ तैयार होती हैं, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट है। अशुद्धियां गैस फॉर्म में यहाँ से निकल जाती हैं। हम इसे एक संघनित्र के बीच में से गुजारते हैं, या उन अशुद्धियों सहित डाई एथिल ईथर को भी हम इस पाइप की सहायता से ले जाते हैं और संघनित्र के बीच में से गुजारते हैं। संघनित्र क्या है बेटा? यहां से जो गैसें गई हैं उनका टेम्परेचर ज्यादा है, अधिक है, तकरीबन 140 डिग्री सेल्सियस तो है ही है। तो इसके टेम्परेचर को हमें क्या करना होगा? कम, ताकि जो डाई एथिल ईथर गैस के रूप में यहां से उड़कर गया है उसको हम द्रव के रूप में इकट्ठा कर सके। तो हम करते क्या है, जिस पाइप से डाई एथिल ईथर जा रहा है उसके चारों ओर एक संघनित्र लगा देते हैं। संघनित्र क्या होता है? एक बड़ा सा पाइप, एक बड़ी सी चादर वाला पाइप, जिसमें से हम ठंडे जल को भर लेते हैं। इनलेट संघनित्र का वो स्थान है जहां से ठंडा पानी आता है, और वो ठंडा पानी इस पाइप के अंदर जाने वाली ईथर की वाष्प को ठंडा करता है और उसे द्रव रूप में बदलता है। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर ये ठंडा जल ईथर को वाष्प को ठंडा करेगा तो इसका मतलब है ईथर अपनी हीट किसको दे देगा? जल को। और जब ईथर अपनी हीट जल को देगा तो पानी गर्म हो जाएगा, और जब ये पानी गर्म होगा तो बेटा ये ईथर को अब ठंडा कर पाना इसके लिए मुश्किल होगा। तो हमने एक आउटलेट पाइप भी बना रखा है कि जितना पानी वहां ठंडा ऊपर से आएगा, पानी थोड़ी देर बाद गर्म होगा और उस गर्म पानी को फिर हम आउटलेट चैम्बर से कैसे कर देंगे? पाइप से क्या कर देंगे? बाहर, फिर से अंदर ठंडा पानी भर देंगे।
और ये करते करते हम ईथर की वाष्प को क्या कर लेते हैं, ठंडा करके एक कोनिकल फ्लास्क में इकट्ठा कर लेते हैं। कोनिकल फ्लास्क को हिंदी में शंक्वाकार फ्लास्क कहते हैं, शंकु के आकार का बना होता है। लेकिन मैं क्या सोचता हूं, इस विधि में जो हमें शंक्वाकार पात्र में ईथर मिला है ये पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। इसमें से क्या क्या अशुद्धियां हैं, चेक करते हैं। इसमें से अशुद्धियों के रूप में मैं पहले ही बता देता हूं कुछ अशुद्धियां हैं। सबसे पहले सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस, ये कहां से बन के तैयार हुई, H2SO4। भाई अगर 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करोगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी तो हीट होगा, और सल्फ्यूरिक अम्ल हीट होगा तो बेटा वो अपने अंदर से जल को अलग करेगा और कौन सी गैस बनाएगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड। एक ये अशुद्धि। और दूसरी अशुद्धि ये कि जब हम एथनॉल की अमाउंट लेते हैं तो ये जरूरी नहीं कि सारा का सारा एथनॉल ईथर में चेंज हो जाए, कुछ अमाउंट में एथनॉल भी वाष्पित हो जाता है। तो दूसरी अशुद्धि बची C2H5OH। मतलब जब हमने एथनॉल की रिएक्शन करवाई, मैंने ऐसा मान लिया 2 लीटर एथनॉल लिया, और जब मैंने रिएक्शन करवाई तो 2 लीटर एथनॉल में से हो सकता है 1.5 लीटर एथनॉल ने रिएक्शन की, आधा लीटर एथनॉल रिएक्शन ही नहीं कर पाया। वो जैसे मैंने हीट किया वो गर्म होकर भाप बन गया और ईथर के साथ नीचे आ गया। तो ईथर के साथ 2 मैंने लिए अशुद्धियां, सल्फर ट्राईऑक्साइड और एथनॉल। अब मुझे ईथर से इन 2 अशुद्धियों को अलग करना है। तो मैं सबसे पहले नंबर पे क्या करने वाला हूं, मैं इसका शोधन करूंगा। कैसे, कहता है जो भी हमें वहां ईथर का मिश्रण मिला है कोनिकल फ्लास्क पे, उसमें से उपस्थित सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस, वैसे मैं बताऊं सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। कैसे इसको पहचाना जा सकता है बेटा, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस की प्रकृति चाहिए, हम इसको काहे में घोल देंगे, जल में। बेटा इस जल में घोलोगे H2 अम्ल बना। इसका मतलब सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस की अगर प्रकृति बात पता करनी है, हम इसको जल में घोलेंगे। जल में घुलकर क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, हम जान गए कि सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी है, अम्लीय। देखो आप ऐसे भी सोच सकते हो बेटा क्या जल अम्लीय होता है, नहीं। तो जल में सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस को जैसे घोला अम्ल मिला, इसका मतलब जल तो अम्लीय था नहीं, तो अम्लीय कौन था, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस की प्रकृति क्योंकि अम्लीय होती है, ये मुझे मालूम था। इसे समाप्त कौन कर सकता है, कोई क्षार। तो मैंने समाप्त करने के लिए इस सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस को समाप्त करने के लिए उसमें से एक क्षार मिलाया NaOH। NaOH सल्फर ट्राईऑक्साइड से अभिक्रिया करते हुए एक केमिकल कंपाउंड बनाएगा। अभी केमिकल कंपाउंड होगा कैसा, मेरे पास मैं थोड़ा सा फिगर बना देता हूं, ज्यादा अच्छा तो फिगर नहीं रहेगा, लेकिन मैंने जैसे इसमें NaOH को मिलाया, ईथर ऊपर तैरने लगा और सल्फर ट्राईऑक्साइड और NaOH से मिला कंपाउंड नीचे तैरने लगा। क्योंकि NaOH और सल्फर ट्राईऑक्साइड से मिले कंपाउंड का घनत्व तो कैसा रहता है, ज्यादा। ये नीचे तैरने लगा और ईथर इसके कहां तैरने लगा, ऊपर। हमने क्या किया, पृथककारी, इसको पृथककारी कीप कहते हैं। इस टैप को खोला, यहां टूटी लगी हो, खोला। खोलने पर ये जो भारी या ज्यादा घनत्व वाला द्रव है ये कहां आ जाएगा, नीचे। और इसको हम देखे रहेंगे बिल्कुल कि जब ये द्रव, ये नीचे वाला द्रव पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा और ये केवल ऊपर वाला द्रव शेष बचेगा, हम उस समय टैप को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से हम सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस की अशुद्धि को NaOH के साथ मिलाते हुए एक कंपाउंड में चेंज करेंगे और उस कंपाउंड को पृथककारी कीप की सहायता से क्या कर लेंगे, अलग। तो मेरा पहला केमिकल तो SO3 अलग किया जा चुका है। अब बात आती है कि सर जी हम एथनॉल को कैसे अलग करें जो ईथर के साथ मिला हुआ है, उसका भी सेकेंड प्रोसीजर है। कहता है मैं इसमें 50% कैल्शियम क्लोराइड को मिलाऊंगा। मैंने कैल्शियम क्लोराइड का 50% सॉल्यूशन बनाया। 50% सॉल्यूशन का मतलब समझते हो, 50% सॉल्यूशन का मतलब जितना हमने कैल्शियम क्लोराइड डाला उतना ही हमने क्या मिलाया, जल। बन गया 50% का, 50% कैल्शियम क्लोराइड और 50% क्या है, वाटर। और क्लोराइड को हमने क्या किया, जैसे ही मिलाया ईथर के सॉल्यूशन में, कैल्शियम क्लोराइड के उस 50% सॉल्यूशन ने एथनॉल को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, एथनॉल से रिएक्शन कर ली, उसके साथ जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद क्या करना है, अब हमें इसे क्या करना है, कहता है इसके पश्चात प्रभाजी आसवन विधि से 30% से 35% शुद्ध ईथर प्राप्त कर लेते हैं। अब प्रभाजी आसवन क्या है, प्रभाजी आसवन में बेटा हम उस मिश्रण को हीट करेंगे, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड युक्त एथनॉल का क्वथनांक अधिक होता है।
कैल्शियम क्लोराइड युक्त एथेनॉल का क्वथनांक तकरीबन 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और ईथर का हमारे क्वथनांक होता है 35 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही हम टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे और 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, जो हमारा ईथर होगा ये काहे में चेंज होगा, वेपर में, और वेपर में चेंज होकर हम दूसरे पात्र में इसको क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, और बर्तन की तली पर केवल क्या बचेगा, एथेनॉल। तो इस प्रकार से हम बेटा ईथर को अलग कर लेंगे शुद्ध। लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि इस विधि द्वारा जब हमने ईथर को शुद्ध भी किया तो केवल कितने परसेंट शुद्ध ईथर मिल पाया, 30 से 35% शुद्ध ईथर, सदी 70 से 65%। ये इसमें से क्या है, जल। हालांकि ईथर जो होता है वो जल में घुलता नहीं, लेकिन वो उसमें जल की अमाउंट होगी। अब जल की अमाउंट को आसानी से अलग किया जा सकता है, क्योंकि ईथर जल में घुला नहीं है, आप उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो बेटा इस प्रकार से हम ईथर को शुद्ध करते हैं। ईथर को बनाने की और भी विधियां हैं, लेकिन इसको जल्दी से मिटाते हैं और फिर चेक करते हैं कि और कौन सी विधियां जिससे ईथर बनाया जा सकता है। हम औद्योगिक विधि से भी एथेनॉल बना सकते हैं, लेकिन औद्योगिक विधि में मुझे क्या करना होता है, मुझे एथेनॉल या एथिल अल्कोहल के 2 मोल अणु लेने पड़ते हैं, और बेटा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हमको हीट करना पड़ता है Al2O3 की उपस्थिति में। और इस केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए तकरीबन 240 डिग्री सेल्सियस के अबाउट टेम्परेचर चाहिए। 200 से 300, 350 डिग्री सेल्सियस भी चाहिए होता है। एक टेम्परेचर फिक्स लिखते हैं, 240 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे बेटा। Al2O3 भी एक प्रकार का निर्जलीकारक है, ये भी जल को अलग करता है। अगर जल अलग करेगा तो बेटा इसका H अगले वाले के काहे से विक्रिया करेगा, OH से। जब H OH से विक्रिया करेगा सबसे पहले H2O। मैं सोचता हूं मेरे पास बचा क्या है, C2H5O, C2H5O, और यहाँ का C2H5 बेटा बन गया डाई इथाइल ईथर। एक तो विधि ये हो गई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कहेगा। मेरे पास एक और विधि है, कहता है सिल्वर ऑक्साइड के चूर्ण से, सिल्वर ऑक्साइड के चूर्ण से। अब मैं सिल्वर ऑक्साइड के चूर्ण से कैसे बनाऊं, सिल्वर ऑक्साइड का चूर्ण होता है Ag2O। अब इससे कैसे बनाएंगे, तो बेटा उसके लिए हमारे पास एथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड के 2 मोल अणु होने चाहिए। या तो एथिल क्लोराइड के 2 मोल अणु, या एथिल ब्रोमाइड के, और या फिर एथिल आयोडाइड के भी लिए जा सकते हैं। और 2 मोल अणुओं से रिएक्शन करवाने पर बेटा होगा क्या, रिएक्शन पे जो हमारा Br होगा ये 2Ag से रिएक्शन करेगा, 2Ag 2Br से रिएक्शन करेगा। रिएक्शन आपको याद होगी 2Ag, ऐसी रिएक्शन पढ़ चुके थे हम लोग। और अब बचेगा मेरे पास C2H5O, C2H5, C2H5O, C2H5। और बेटा इस प्रकार से भी डाई एथिल ईथर को बना सकते हैं। डाई एथिल ईथर को और भी बना सकते हैं एक विधि से, कैसे, उस चीज को भी लिखते हैं। डाई एजो एथेन से। अब डाई एजो एथेन से कैसे बनाएंगे, उस चीज को भी चेक करते हैं। बेटा हम सबसे पहले लेंगे एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। अब बात आएगी कि डाई एजो मेथेन का फॉर्मूला हमने उस दिन पढ़ा था CH2N2, लेकिन डाई एजो एथेन का फॉर्मूला बेटा, डाई एजो एथेन का फॉर्मूला C2H4N2। अब इसकी अभिक्रिया इससे होनी है, आसान बिल्कुल है। सबसे पहला जैसे मैंने इसको हीट किया, यहां से नाइट्रोजन गैस अलग। अभी मैं चेक करूंगा मेरे पास बचता क्या क्या है। बेटा मेरे पास बचा C2H5, मेरे पास बचा O। अभी चेक करने वाली बात है ये H और C2H4 बचा, क्योंकि N2 तो अलग हो गया था। C2H4 यहां का बचा, H ये वाला बचा,
मिलकर बनाएगा C2H5। बेटा इस विधि से हमने डाई एथाइल ईथर को बना के तैयार किया। तो आज हम जब भी कोई केमिकल बना रहे हैं केवल डाई एथाइल ईथर, क्योंकि आज हमको केवल डाई एथाइल ईथर को ही पढ़ना है। एक प्रोसेस मेरे से और छूट रहा है जिसको हम कहते थे विलियमसन संश्लेषण विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस में से एक है। तो एक लास्ट उसको देखेंगे कि डाई एथिल ईथर को हम विलियमसन संश्लेषण विधि। बेटा विलियमसन संश्लेषण विधि में करते क्या थे, हालांकि ये 2 स्टेप रिएक्शन थी, लेकिन क्योंकि मुझे डायरेक्टली डाइथिल ईथर बनाना, मैं केवल सिंगल स्टेप लिखूंगा। मैंने कहा भी था कि आप डबल स्टेप चाहो लिखो। कैसा डबल स्टेप चाहो, पहले एथनॉल से सोडियम एथॉक्साइड बनाओ और फिर उससे आप चाहो तो डाई एथिल ईथर बनाओ। और या फिर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया सोडियम एथ ऑक्साइड, सोडियम एथ ऑक्साइड टोटल हो गया। सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया किसी भी एल्किल हैलाइड से कराई जाती थी, मैंने इस बार एथिल क्लोराइड से कराई। और बेटा जैसे एथिल क्लोराइड से मिलाकर हीट करोगे बेटा Na किससे अभिक्रिया करेगा, Cl से, NaCl बनाएगा और साथ में बनकर तैयार होगा C2H5O और ये वाला C2H5, C2H5O C2H5, C2H5O C2H5। तो इतनी विधियों से हम डाई एथाइल ईथर को बना सकते हैं। हालांकि और विधियां भी मेरे पास हैं, लेकिन इतनी विधियां हमारे लिए ठीक है जिनको हमें पढ़ना चाहिए। तो अगर कहता है डाई एथाइल ईथर कैसे बनाया जा सकता है, प्रयोगशाला विधि आपने पढ़ ली थी। औद्योगिक विधि कहेगा तो हम इस प्रोसेस का प्रयोग करेंगे। सिल्वर के ऑक्साइड के चूर्ण से कहेगा तो ये विधि रहेगी। डाई एथेन से कहेगा तो मेरे लिए उसके लिए भी एक प्रोसेस है। और लास्ट में अगर करेंगे विलियमसन संश्लेषण, बेटा ये इसको ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है विलियमसन संश्लेषण। तो इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर पढ़ते हैं इसका भौतिक गुण क्या है। तो बेटा सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि एथिल ईथर के डाई एथिल ईथर का भौतिक गुण क्या क्या है। तो बेटा मैंने डाई एथिल के कुछ भौतिक गुण लिख रखे हैं। सबसे पहली बात, डाई एथिल ईथर सामान्य ताप पर कैसा पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ है। अगर आप इसको लेके आओगे लिक्विड मिलेगा, लेकिन यह जरूर बात है कि 35 डिग्री सेल्सियस क्योंकि क्वथनांक होता है इसका, थोड़ा सा भी इसको हीट कर दिया ये वेपर फेस में चेंज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है या क्वथनांक जो होता है वो कम होता है अपेक्षाकृत एल्कोहलों से। मैं अगर किसी एल्केन की, एल्केन का मतलब डाई एथिल ईथर में कार्बन परमाणु 4 हैं, अगर मैं 4 कार्बन वाले किसी एल्केन की तुलना इससे करता हूं ऐसी सिचुएशन पे, तो उससे तो एल्केन से तो ज्यादा रहेगा क्वथनांक। लेकिन अगर मैं चेक करूं एल्कोहल से तो एल्कोहलों की अपेक्षा इनका क्वथनांक कम रहता है। थर्ड नंबर में मैं चेक करता हूं कि ईथर ज्वलनशील होते हैं, सारे के सारे ईथर। अगर आप इसको जलाओगे जलते रहेंगे, मैंने बताया भी था कब तक जलते रहेंगे, जब तक कि ये CO2 और जल का निर्माण नहीं करते। अभी अगर फोर्थ नंबर पे आएगा, कहता है ये जल में अघुलनशील है। बेटा अगर आप इसको जल में भी घोलते हो तो कभी जल्दी से ये जल में घुलने वाला नहीं, लेकिन कहता है कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। कार्बनिक विलायक क्या है, कार्बनिक विलायक का मतलब इसको क्लोरोफॉर्म में घोलोगे घुल जाएगा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, देखो कार्बनिक विलायक है, वाटर पे डिसॉल्व नहीं होगा लेकिन कार्बनिक विलायक में घुल जाएगा। आप किसी दूसरे ईथर में डाई एथिल ईथर को घोलोगे उसमें भी घुल जाएगा। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह सब पे घुल जाएगा, लेकिन कहां नहीं घुलने वाला, ये जल में नहीं घुलने वाला। अब ये तो हो गए भौतिक गुण। अगर मैं चेक करता हूं कुछ विशेष रासायनिक गुणों को चेक कर लेते हैं कि कुछ विशेष रासायनिक गुण क्या हैं, कैसे बिहेवियर करता है। तो मैं रासायनिक गुणों पर मैंने कुछ रासायनिक गुण लिख रखे हैं। सबसे पहला दहन, किसको दहन करवाना है, डाई एथिल ईथर को। डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला C2H5O C2H। और जब किसी पदार्थ को दहन कराना होता है, जलाना होता है, बेटा हम उस पर अभिक्रिया किसकी कराते हैं, O2 की। और मैंने इसको जैसे ही जलाया, मैं यहां लिख देता हूं, जल कब तक जलता रहता है ये, जब तक कि ये क्या ना बना ले, CO2 और H2। हाँ, रिएक्शन बैलेंस करनी होगी। कैसे, कार्बन 4 है तो 4 CO2
और हाइड्रोजन में चेक करूंगा 5 और 5 10, तो मैं इसको लिखूंगा 5H2O, जल बनेगा, सॉरी। अभी इसको चेक कर लेते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, तो बैलेंस नहीं है। इधर 4 दूना 8 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 और 5 13, 13 में से मेरे पास अभी 1 लिखा है, 6 दूना 12 और 1 13। तो ये रिएक्शन हो गई जब आप एथेनॉल का दहन कराते हो। कौन कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाई ऑक्साइड और साथ में जल बन जाता है। अभी चेक करते हैं कि डाई एथिल ईथर जल से विक्रिया करके क्या बनाता है। यह कठिन रहेगा। डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला बेटा जल से विक्रिया करवानी है। H2O भी मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ रखा था। या जल में कैसा है? आग। तो अभी मेरे लिए प्रॉब्लम एक क्रिएट होती है कि जब ये जल में आग घुलनशील है तो इसकी रिएक्शन कैसे लिख दी? तो बेटा ईथर जल से अभिक्रिया सामान्यता नहीं करता है, इसलिए अभिक्रिया को करवाने के लिए हम ऊपर तीर के निशान के ऊपर किसको लिखते हैं? H2SO। अब H2SO4 क्या करेगा? इन दोनों केमिकल्स की रिएक्शन करवाएगा। तरीका, इस बॉन्ड को मैंने क्या कर रखा है? ब्रेक कर दिया है। इसको देंगे H और इसको देंगे OH। भाई जल को क्या लिख सकते हो? HOH। तो मैंने इधर H उधर OH। चेक करोगे यहां क्या बचेगा? C2H5OH, C2H5OH। या तो अलग 2 बार लिखो और या 2C2H5। तो इसको आसानी से, इसका मतलब अगर मेरे पास डाई एथिल ईथर है और मैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल से रिएक्शन करवा दूं तो मुझे फिर से एथेनॉल की प्राप्ति हो जाती है। एक और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, HI से रिएक्शन। अब HI से रिएक्शन का तो अगर मैं तुम लोगों को याद दिलाऊं, पिछले ही लेक्चर में हम लोगों ने HI की 2 प्रकार की अभिक्रियाएं देखी थी, एक ठंडे वातावरण में और एक गर्म वातावरण। ठंडे वातावरण में सिंगल HI रहता था रिएक्शन के लिए और गर्म वातावरण में डबल HI रखता था या 2 मोल ऑफ HI रिएक्शन करता था। तो मैं सबसे पहले एथिल ईथर का फॉर्मूला और मैं इस पर HI की रिएक्शन करवाऊंगा। इसके बाद गर्म वाली रिएक्शन भी लिखेंगे। अच्छा, ठंडे वातावरण में 1 मोल HI रिएक्शन करता है, कैसे? मैं उसको ब्रेक करता हूं। बॉन्ड ब्रेक किया, इसको H दिया, इसको I दिया। HI को मैंने यहां लिख लिया ताकि समझ में मेरी आ जाए। C2H5OH, C2H5OH एंड C2H5I। अगर हमसे कहेगा नाम क्या है इसका, इसका नाम है एथाइल एल्कोहल, एल्कोहल। और बेटा इसका चेक करेंगे एथाइल आयोडाइड। लेकिन अब क्या करते हैं, अगर मैं गर्म वातावरण में रिएक्शन करवा दूं तो भैया डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला C2H5O C2H5 प्लस 2HI। इसको जरूर ध्यान रखना है। गर्म वातावरण में 2HI ज्यादा रिएक्शन करता है HI, और ठंडे वातावरण में HI रिएक्शन कैसी करता है? कम। रिएक्शन में से 2HI देखो कैसे, एक HI था उसने केवल एक बॉन्ड को ब्रेक किया था। 2HI ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला भी, ज्यादा ब्रेक हो गया। रिएक्शन कैसे होगी? HI, क्योंकि 2HI ये एक HI लिखा, दूसरा HI HI। बेटा रिएक्शन में क्या बनेगा? C2H5I, C2H5I और साथ में H2O, 2C2H5I प्लस H2O। इसका बेटा नाम क्या रखेंगे? एथिल आयोडाइड या एथाइल आयोडाइड। तो बेटा ये रासायनिक गुण हैं, इनको नोट कर ले, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास पे रासायनिक। तो हमारे पास एक अगला रासायनिक गुण है निर्जलीकरण। अब इस निर्जलीकरण का अर्थ है कि हमें किसको निर्जलीकरण करना है? डाई एथिल ईथर को। जितना भी रासायनिक गुण होगा उस पर रिएक्शन ईथर से ही स्टार्ट होगी। अब निर्जलीकरण का अर्थ भी हम जानते हैं, हमको किसको अलग कर देना है? जल को। तो डाई एथिल ईथर को देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5
अच्छा, निर्जलीकरण का मतलब है केवल हमें इससे जल को अलग कर देना है। वैसे बेटा आपको बताएं कि जल को अलग करने के लिए दो उत्प्रेरक यूज में लाए गए हैं अपने यहाँ ईथरों में। पहला Al2O3 एल्यूमिना, फॉर्मूला Al2O3, ये पदार्थ भी जल के अणुओं को अलग कर देता है। और दूसरा एक और सब्सटेंस H2SO4, ये भी निर्जलीकारक है। ये भी किसी भी केमिकल कंपाउंड से जब हमें जल अलग करना होता है हम H2SO4 उसमें मिला देते हैं। अब इन दोनों में से अगर मैं कंपेयर करूं तो H2SO4 जो है ये एक बेटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये अच्छे अमाउंट में जल को अलग कर सकता है। एल्यूमिना भी करता है, लेकिन एल्यूमिना के लिए टेम्परेचर की हाई अमाउंट चाहिए होती है, और टेम्परेचर की हाई अमाउंट जो है वो भट्ठियों में, औद्योगिक विधियों में मिल जाती है। सामान्यतः प्रोसेस में इतने हाई टेम्परेचर मिलते नहीं है। लेकिन अगर मैं देखता हूँ H2SO4 में यूज करता होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में, मुझे टेम्परेचर कम देना पड़ता है, और इस दौरान टेम्परेचर देना पड़ता है बेटा 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इतना टेम्परेचर पर हीट करते हो तो हीट करने पर जल अलग हो जाता है। जल कैसे अलग होगा बेटा, एक हाइड्रोजन इसका लेगा, ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोजन इससे। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके अलग होगा H2O, क्योंकि बेटा इस केमिकल कंपाउंड से जल अलग हो रहा है, निर्जलीकरण अभिक्रिया है। निर्जल का मतलब क्या होता है, जल का अलग हो जाना। अभी मैं क्या सोचता हूँ, मेरे पास क्या बचता है बेटा, अभी ध्यान दे, इससे एक H कम हुआ था, एक H इससे कम हुआ था, और यहां से O निकल के गया था। O निकल गया तो O तो बचा ही नहीं, यहां क्या बचा C2H4। अभी मैं चेक करूंगा यहां क्या बचा C2H4, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H4। इसे बेटा एथिलीन गैस भी कहते हैं। अभी एक काम और कर लेते हैं, इसको एथिलीन या एथीन भी कहते हैं इसको। अब बात करते हैं एथीन, इसका नाम क्यों बेटा, इसके फॉर्मूले को बनाओगे कार्बन, आप इस 2 को भूल जाओ आगे, ये नंबर ऑफ मोल्स है। C2H4 को बनाने की कोशिश करोगे, C2 रखोगे, H कितने रखोगे 4, तो 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन दूसरे वाले के पास। दोनों पे चेक करेंगे, कार्बन के 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हैं, लेकिन बाकी के अभी 2 बॉन्ड क्या है, बच रहे हैं। तो कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने के लिए मैंने कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। फॉर्मूले का नाम कैसे पढ़ेंगे, कार्बन 2 है एथ, बॉन्ड डबल है इन, एथ के साथ इन, और टोटल फॉर्मूला क्या हो गया, एथीन। बेटा इसका एक और नाम है एथाइलिन भी इसको कहते हैं, जिसे एथिलीन के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको भी ध्यान रखोगे इस चीज को कि इसी फॉर्मूले को एथाइलिन या एथिलीन कहते हैं। और कभी यूज में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस बात को ध्यान देंगे कि एथिलीन का यूज है कच्चे फलों को क्या करने में, पकाने में। जो अच्छी क्वालिटी में आते हैं फल, उनको पकाने के लिए एथिलीन गैस का यूज करते हैं। और जो निम्न क्वालिटी में आते हैं, सस्ते फल आते हैं, इनको कार्बेट एक कंपाउंड होता है उससे पका देते हैं। क्योंकि कार्बेट को पकाने में होता है क्या, तुमने देखा होगा फल के कवर पर कहीं कहीं ब्लैक कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं, केले वगैरह पर देखने को ज्यादा मिलते हैं, बिकॉज ये सस्ता फल होता है। अब इसको सस्ता ही मानेंगे, सस्ता फल होता है तो आदमी एथिलीन गैस से पकाएगा तो खर्चा ज्यादा आएगा उसका, और खर्च ज्यादा आएगा तो वो महंगा बेचेगा। और जो महंगे फल हैं उनको पकाते हैं, खर्च थोड़ा सा ज्यादा आता है, लेकिन वो बिकते भी महंगे हैं, तो उनमें खर्च जो होता है वो वसूल हो जाता है। तो एथिलीन गैस अगर कभी नाम आएगा तो फिर हम ध्यान रखेंगे कि इसकी सहायता से आप कच्चे फलों को क्या करते हो, पका लेते हो। और एथिलीन गैस को बनाया कैसे जाए, डाई एथिल ईथर पर सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों को मिलाते हुए हम उसे कितने डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, 160 to 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे। जैसे हीट करेंगे एक विशेष प्रकार की गैस निर्मित होगी, एथिलीन गैस सूंघने में अच्छी होगी, मीठी गंध वाली गैस कहता है, अच्छा महकती है, लेकिन ये कच्चे फलों को पका सकती है। अभी आगे चलते हैं, कहता है कि डाई एथिल ईथर का हमें क्या करवाना है, अपचयन। यहाँ हेडिंग जरूर अपचयन लिखी है, लेकिन अपचयन भी किसका होना है, डाई एथिल ईथर। और डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला मैं जानता हूं, तो बेटा इसका अपचयन 2 प्रकार से हो सकता है, मैं दोनों प्रकार से अपचयन करके दिखा देता हूं। सबसे पहले अगर डाई एथिल ईथर को बनाया था तो C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, पहला इसका अपचयन हो सकता है बेटा Na और NH3 की प्रेजेंस में, सॉरी NaNH3। कहता है सर जी आपने अपचयन करवाना था, अगर आपने Na और NH3 क्यों ले लिया। हमें किसी भी पदार्थ का जब अपचयन करवाना होता है, इसको थोड़ा सा और इधर लिखते हैं, C2H5
तो हम तो नवजात हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपने नवजात हाइड्रोजन को लिखने से पहले आपने सबसे पहले NaNH3 लिख दिया। तो बेटा बात आती है ये नवजात हाइड्रोजन कब प्रोड्यूस होगा? जब सोडियम को किसके कांटेक्ट में लाएंगे? NH3। मैं चेक करके बताता हूं सोडियम NH3 के कांटेक्ट में कैसे आता है। Na अगर NH3 से रिएक्शन करेगा तो बेटा इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। Na रिएक्शन करेगा NH3 से, और कैसे रिएक्शन करेगा? सबसे पहला कंपाउंड बनाएगा NaNH2 और साथ में अलग हो जाएगा एक हाइड्रोजन। यही हाइड्रोजन ये मैंने यहां रखा है। मतलब इस नवजात हाइड्रोजन को बनाने के लिए मुझे इन दो केमिकल्स को आपस में क्या करना पड़ा? मिलाना पड़ा। इन दोनों केमिकल से रिएक्शन की और तब जाके नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई। जैसे बात भी कभी आती है कि नवजात हाइड्रोजन कहां से रख दिया। अब नवजात हाइड्रोजन कहां से रख दिया? क्योंकि नवजात हाइड्रोजन का अर्थ होता है ताजा बनी हुई हाइड्रोजन गैस। अगर ये हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ दी, रिएक्शन नहीं की, तो ये हाइड्रोजन के दोनों एटम आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे और करेंगे हाइड्रोजन गैस का निर्माण। अभी बात आएगी सर जी अगर नवजात हाइड्रोजन से हाइड्रोजन गैस बन जाती है तो क्या प्रॉब्लम आती? ये भी तो ठीक था। तो बेटा मैं बता दूं नवजात हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी हाई है, अभिक्रिया करने की क्षमता अधिक है। बिकॉज क्योंकि उसने अभी कोई बॉन्ड नहीं बनाया है, वो बॉन्ड बनाना चाहता है तो वो तुरंत रिएक्शन कर लेगा। अब अगर यही नवजात हाइड्रोजन कुछ देर तक रखी रहे तो ये हाइड्रोजन दोनों आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। अब इनकी रिएक्टिविटी लो है। पूछेगा सर जी रिएक्टिविटी लो क्यों है? तो बेटा ये रिएक्शन तब करेगा जब पहले ये बॉन्ड टूटेगा, और जब बॉन्ड टूट जाएगा रिएक्शन तब होगी। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस से अपचयन कराना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, और नवजात हाइड्रोजन से बेटा रिएक्शन को करवा पाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बॉन्ड पहले से टूटा हुआ है, केवल बॉन्ड के जुड़ने की देर होती है। तो नवजात हाइड्रोजन एक बिटर रिड्यूसिंग एजेंट है अगर मैं चेक करता हूं उसको हाइड्रोजन गैस की अपेक्षा। तो इस बात को भी भैया अपना ध्यान रखोगे कि नवजात हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस में से कौन सा बिटर रिड्यूसिंग एजेंट है? नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। क्यों? उसको बॉन्ड ब्रेक ही नहीं करना है, वो पहले से अलग फॉर्म में है, रिएक्शन तुरंत कर लेगा। और सामान्य हाइड्रोजन गैस से अगर चेंज कराओगे तो इसमें पहले बॉन्ड टूटे बिटवीन H एंड H, जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा इसके बाद रिएक्शन करने जाएगा, और रिएक्शन को होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो ये छोटी सी बात थी, लेकिन इसको ध्यान में रखना है अपने। अभी रिएक्शन कैसे होगी भैया? ये इस बॉन्ड को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। 2 मोल नवजात हाइड्रोजन है तो एक बॉन्ड को ब्रेक कर पाएगा। 4 मोल नवजात हाइड्रोजन होगा तो इस बॉन्ड को भी ब्रेक करेगा। अभी क्योंकि 2 मोल नवजात हाइड्रोजन भैया एक ही बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और बॉन्ड को कैसे ब्रेक करेगा? मैं रिएक्शन को अरेंजमेंट बना देता हूं। ये 2 मोल नवजात हाइड्रोजन था, मैंने एक लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन रखा, एक हाइड्रोजन राइट साइड पे रखा। इसी के दोनों हाइड्रोजन मैंने अलग अलग रखे हैं। अब कहोगे सर जी ये क्या? ये आसान कर देता है रिएक्शन को। कैसे रिएक्शन को आसान कर देता है? इसको चेक करते हैं। सबसे पहला कंपाउंड C2H5OH, तो पहला कंपाउंड बनकर तैयार होता है C2H5OH। अदर कंपाउंड में देखता हूं इस ब्रेकिंग बॉन्ड के राइट साइड पर C2H5 और ये H टोटल मिलाकर क्या बन जाएगा? C2H6। अभी चेक करेंगे दोनों के नाम क्या है। बेटा इसको जानते हो एथेनॉल के नाम से, एथेनॉल। और बेटा मैं इसको बात करूंगा, इसको जानते हैं एथेन के नाम से। तो एथेन और एथेनॉल बनता है उस समय। अभी बात करेंगे कि अगर मैं नवजात हाइड्रोजन को बनाने के लिए ये उत्प्रेरक यूज ना करके दूसरा कैटलिस्ट यूज करूं, जैसे मेरे पास एक कैटलिस्ट और है, उसको चेक करते हैं। C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। ये बॉन्ड केवल इसलिए बड़ा बनाया गया है ताकि जब बॉन्ड को ब्रेक किया जाए एटम को आसानी से एडजस्ट किया जा सके। और इस बार बेटा मैं 4 मोल नवजात हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाने वाला हूं। लेकिन अभी बात आती है ये तो 2 मोल दे रहा था, तो 4 मोल नवजात हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए कई सारे उत्प्रेरक हैं। LiAlH4 ये बेस्ट उत्प्रेरक में से एक है। या फिर आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, हमने लिखा था कि रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI से रिएक्शन, ये भी रिएक्शन बेस्ट है।
ये भी 4 मोल नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो कैसे 4 मोल नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा? 2 मोल नवजात हाइड्रोजन था, एक बॉन्ड को ब्रेक कर पाया था। इस बार 4 मोल नवजात हाइड्रोजन है तो ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इस वाले बॉन्ड को भी ब्रेक करेगा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा। 4 मोल नवजात हाइड्रोजन कैसे रखे जाए? एक लेफ्ट साइड पे बॉन्ड ब्रेक होने के, एक बॉन्ड ब्रेक होने के राइट साइड, फिर ये बॉन्ड पर चले आए, एक इसके लेफ्ट पर और एक इस बॉन्ड के ब्रेक होने के राइट साइड पर। बेटा अभी चेक करेंगे क्या क्या बनेंगे। पहले दोनों बॉन्ड के बीच का हिस्सा चेक करते हैं। OH एंड H, बेटा मिलाओगे H2 और O, मतलब इस दौरान जल का निर्माण होगा। और बेटा इस सिचुएशन में अगर मैं आगे चलता हूं तो क्या बनता है? C2H5 और ये वाला H बॉन्ड के इस हिस्से पर है C2H6, और मैं चेक करूं तो बेटा इधर भी तो C2H6 बनेगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H6, भैया इसको सभी लोग जानते हो क्या है? वाटर। इसकी बात आएगी तो भैया एथेन हम लोगों ने बना रखा है, बशर्ते ये 2 इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि 2 मोल बना है। अच्छा ये भी तुमको बताया, अगर मैं इस 2 मोल नहीं भी लिखता, रिएक्शन तो भी कंप्लीट थी। रिएक्शन में मायने रखता है कि आपने कौन सा सब्सटेंस बनाकर तैयार किया, ये मायने नहीं रखता है कि कौन सा सब्सटेंस कितनी मात्रा में बना। वो तो बैलेंसिंग पर ध्यान दिया जाता है। जैसे आपके पास कभी यह रिएक्शन आए तो उसमें बोलेगा, कहेगा कि रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में अगर HI से रिएक्शन करवाते हैं ये डाई एथिल ईथर की, कौन कौन सा कंपाउंड बनता है? तो आप केवल कंपाउंड का नाम बता देते हो, एथेन बनता है। जब कहेगा इसको बैलेंस भी करके दिखाओ, हाँ तो बैलेंस करना है तो उस पर 2 का मल्टीप्लाई, लेकिन बाकी बैलेंसिंग का मैंने बताया ना, यहां कोई महत्व नहीं रह जाता। ना जाने कितनी रिएक्शन आपकी ही बुक में अनबैलेंस्ड रखी हुई है, बैलेंस ही नहीं की है। तो बैलेंस जब कहेगा तो करेंगे, नहीं तो अपना तो ठीक है, मन आ गया बैलेंस कर दिया, नहीं आया तो फिर बैलेंस नहीं किया। अभी लास्ट पे चलते हैं, एक रिएक्शन PCl5 से करवा के देखते हैं। डाई एथिल की ईथर की रिएक्शन PCl5 से कैसे होगी? तो भैया डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड कहते हैं। फॉस्फोरस पेंटा का मतलब 5 क्लोराइड। भैया इससे रिएक्शन करते हैं PCl5। वैसे भी ऐसे हम लोग भी बता देता थे कि जो PCl5 होता है ये ऑक्सीजन के प्रति एक अलग प्रकार का आकर्षण रखता है, ये ऑक्सीजन को जरूर कंबाइन करता है। तो अगर मैं इस PCl5 को भी चेक करूं और बॉन्ड ब्रेकिंग के बेसिस पे देखूं को ये भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, मैं कैसे लिखूंगा? 5 Cl थे, एक Cl मैंने इधर रखा, एक Cl इधर रखा, बचा कौन मेरे पास? PCl3, मैंने इसको बीच में रख दिया। पहले चेक करेंगे दोनों बॉन्ड्स के जो ब्रेक हुए उनके बीच में क्या है? POCl3, POCl3 पूछेगा इसका नाम क्या है? इसका नाम है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन लगा तो ऑक्सी, और लास्ट में क्या बोल दिया? क्लोराइड। अभी आगे चेक करेंगे कि क्या बचता है, C2H5Cl, और यहां भी चेक करेंगे C2H5Cl। तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं C2H5Cl। अब इसके 2 नाम हैं। अगर आप पहले इस ग्रुप को पढ़ना चाहते हो, C2H5 को, एथाइल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड। अगर आप क्लोरीन को पहले पढ़ना चाहते हो, क्लोरो एथेन। तो दोनों में से एक नाम कोई लिख लेते हैं, इसका नाम है क्लोरो एथेन। बेटा इसका नाम आ जाएगा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो बेटा इन दोनों के नाम के मेन इंपॉर्टेंट हमारा केमिकल कंपाउंड है एथाइल क्लोराइड, या जिसको क्लोरोएथेन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ रिएक्शंस हैं या कुछ रासायनिक गुण हैं जो डाई एथिल ईथर पे हैं। अभी भी कुछ रासायनिक गुण डाई एथिल ईथर के बाकी हैं, इनको जल्दी से नोट करते हैं फिर उनको चेक करते हैं। पहला रासायनिक गुण है CH3COCl से क्रिया। भैया इसके 2 नाम, एक तो एसिटिल क्लोराइड और दूसरा नाम है एथेनॉइल क्लोराइड। एथेनॉइल क्लोराइड कार्बन 2 इसलिए एथेन लगाया गया, और COCl के कारण ऑयल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन अगर डाई एथिल ईथर से करवा दी जाए तो क्या बनेगा? भैया चेक करेंगे इसको, डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5।
एथेनॉल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3COCl। अगर इसको रिएक्शन को चेक करेंगे सेम चीज है, CH3COCl जो होगा ये भी बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और इनमें से मैंने किसी एक बॉन्ड को क्या कर रखा है, ब्रेक कर रखा है। ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं बॉन्ड को ब्रेक करता हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, CH3CO एक और लिख लेना चाहिए और Cl को दूसरी ओर लिख लेना चाहिए। अभी चेक करेंगे CH3CO को किधर लिखें, Cl को किधर लिखें, चेक करने वाली बात है, ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो। बेटा C2H5 पर O लगा है, O पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। इसका मतलब इसके साथ वो वाला पार्ट लिखना चाहिए, पॉजिटिव वाला। अगर इस पार्ट पे निगेटिव है तो ये वाला पार्ट कैसा है, अभी चेक करो। ये अगर पार्ट पॉजिटिव है, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में रखते हैं, तो इसका Cl निगेटिव है ना, तो Cl को इधर लिख लेते हैं, पॉजिटिव के साथ निगेटिव को। अब बचा हुआ इसका क्या पार्ट है, CH3CO। मैंने केवल रिएक्शन को बनाने के लिए ऐसा कर रखा है। अब रिएक्शन कैसे होगी कि C2H5 किससे करेगा, Cl से रिएक्शन, तो पहला कंपाउंड बनाकर तैयार करेगा C2H5Cl, जिसका नाम क्लोरोएथेन अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ देर पहले। बेटा बचेगा क्या, CH3CO O C2H5, तो बचा CH3COO C2H5। अभी नाम इसका पढ़ते हैं। बेटा सबसे पहले कार्बन कंपाउंड को दो भागों में ब्रेक करो, ये वाला पार्ट अलग और C2H5 वाला पार्ट अलग। C2H5 को हम लोग कहते हैं एथाइल। अभी चेक करेंगे कि CH3COO, ये तो एसिटिक अम्ल से टूटा हुआ भाग है, एसीटेट, तो बेटा इसका नाम एथाइल एसीटेट हो जाएगा। और इसका नाम मैं नहीं लिख रहा इसलिए क्लोरोएथेन, सबको पता है। अभी एक और रिएक्शन चेक करते हैं। बेटा फिर से ध्यान रखना, इसी कंपाउंड की रिएक्शन करवाई गई है, बशर्ते इस कंपाउंड को मैंने दो भागों में तोड़ते हुए लिखा है। अभी चेक करेंगे एक और रिएक्शन तकरीबन सिमिलर टाइप में रहेगी। कहता है CH3CO का होल ट्वाइज O से क्रिया। अब ये केमिकल कौन सा है भैया, इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, और फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है इसको भी चेक करेंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला लिखा जाता है CH3CO CH3CO, और जो दूसरा O बचा वो दोनों के साथ। क्यों, CH3CO कितनी बार था, एक बार ऊपर लिखा एक बार नीचे लिखा, ये लास्ट में भी तो O लिखा था एक, वो दोनों के कहां लिख दिया, बीच में। अब इसकी रिएक्शन होनी है डाईएथिल ईथर से, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। बेटा रिएक्शन का तरीका लगभग सेम, जैसा मैंने ऊपर रिएक्शन करवाई है वही रिएक्शन नीचे भी होनी है। इसको भी ब्रेक करते हैं, यहां से ब्रेक कर लेते हैं। अब इसको ब्रेक करोगे तो देखो देना किसको क्या है, सबसे पहले हाँ इस चीज को चेक करेंगे, उसको भी ब्रेक किया है। अब इसको देखो ध्यान कैसे रखेंगे, हम इतना वाला पार्ट जो है वो राइट पे लिख देंगे। क्या पार्ट लिखेंगे, CH3COO CH3COO रखा भी इसलिए क्यों, ऐसा भी सोच सकते हो, उधर वाले पार्ट के पास बेचारे के पास एक को ऑक्सीजन नहीं था, तो चाहिए भी था उसको ऑक्सीजन, तो मैंने उसको दिया ऑक्सीजन। अब इधर वाले पार्ट पे बचा क्या, अच्छा ऑक्सीजन भी ऐसा दिया कॉम्बिनेशन में। अब उस वाले पार्ट के पास भी दो ऑक्सीजन है, और हमारे इधर लेफ्ट साइड पे पार्ट पे लिखा है इधर भी दो ऑक्सीजन है। बेटा जोड़ेंगे सेम कंपाउंड दो बार बनेगा, कैसे, CH3COO C2H5 CH3COO C2H5, मतलब है कि टू मॉलिक्यूल ऑफ CH3COO C2H5। इसका नाम तो इसलिए भी नहीं लिखेंगे कैसे, इसका नाम तो हम लोग लिख चुके हैं एक बार। बेटा लास्ट अगर केमिकल प्रॉपर्टी में मैं चेक करूं तो लास्ट आता है ऑक्सीकरण, तो ये डाईएथिल ईथर का ऑक्सीकरण करवा लेते हैं, हो गया सारे के सारे रासायनिक गुण। तो लास्ट में चलते हैं, लिखते हैं K2Cr2O7/H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण।
कि K2Cr2O7H2SO4 के द्वारा अगर मैं डाई एथिल ईथर का ऑक्सीकरण करवा दूं तो क्या बनता है। भैया फिर से रिएक्शन लिखेंगे कि डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला C2H5। बेटा C2H5 को अब थोड़ा सा अलग लिखें, रिएक्शन समझने में आसान रहेगी। C2H5 को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे लिख सकते हैं। उसको 3 उधर लिख सकते हो, मैं लिखे देता हूं भैया, और वैसा भी लिखा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इसका क्या करवाना है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा, तो उसने पहले बताया है कि आप ये कैटेलिस्ट यूज करो। तो भैया मैं कैटेलिस्ट लिखे देता हूं K2Cr2O7 एंड H2SO4 का जो कैटेलिस्ट है वो हमने यूज किया है। रिएक्शन का तरीका भी चेक करते हैं। अभी सोचने वाली बात है, अगर आप ऑक्सीकरण करवाते हो तो ऑक्सीकरण करने पर बेटा ये रिएक्शन करेगा इससे, कंपाउंड से, और ऐसी सिचुएशन पर कंपाउंड को बनाया जा सकता है। देखो ऑक्सीकरण कैसे, ऑक्सीकरण इससे करेगा, ये इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद देखो कैसा बनेगा CH3CH2, ध्यान देना CH3CH2 कितनी बार है, और साथ में ऑक्सीजन भी तो 2 बार हो गया, तो इसको ब्रैकेट के बाहर क्या लिख लेते हैं, O2। अभी ध्यान देने वाली बात, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन इन दोनों के कहाँ लगा होगा, बीच में, और ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाता है तो हम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं परऑक्साइड। देखो ध्यान देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला था, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा गया, बिकॉज ऑक्सीजन ऑक्सीजन से नहीं कनेक्ट है। अभी चेक करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड इसलिए कहा गया क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से नहीं कनेक्ट है। लेकिन जब मेरे पास एक ऐसा केमिकल मिला जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कनेक्ट था, मैंने इसका नाम रखा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कनेक्ट था परऑक्साइड। अभी सोचने वाली बात है, इसमें से भी O2 बना होगा, वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के थ्रू ही कनेक्ट होगा, तो इसका मतलब ये भी परऑक्साइड है। तो इस O2 वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, परऑक्साइड। लेकिन किसका परऑक्साइड, तो CH3CH2 का मतलब कार्बन 2 है, एथाइल ग्रुप का परऑक्साइड, तो हम इसका नाम लिखेंगे एथाइल परऑक्साइड। तो बेटा ये रासायनिक गुण है ईथर के। तो डाई एथिल ईथर पर जितना भी हमें आर्टिकल्स पढ़ने थे हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ईथर और एल्कोहल में डिफरेंस क्या क्या होता है, अंतर क्या होता है, इसको नोट करें, दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, बस इतना ही बचा हुआ है कि एथेनॉल और डाई एथिल ईथर तकरीबन सिमिलर कंपाउंड नजर आते हैं, तो हम इसको चेक करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या क्या है, आखिर ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से किस प्रकार से डिफरेंट है, या फिर ये चेक कर लेंगे कि दोनों के रासायनिक गुणों में क्या अंतर है, किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। अगर मैं चेक करूंगा एथेनॉल और डाईएथिल ईथर के लिए, तो मेरे लिए फर्स्ट नंबर रहेगा डिफरेंस में से कि जो एथेनॉल होता है आप सभी जानते हो जल में कैसा है, घुलनशील होता है। तो हम लिखेंगे क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण यह जल में घुलनशील है, यह जल में घुलनशील है। जबकि अगर डाईएथिल ईथर की बात आ जाती तो डाईएथिल ईथर में हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, तो हम बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड ना पाए जाने के कारण, ना पाए जाने के कारण यह जल में अघुलनशील होते हैं, यह अघुलनशील है, जल में अघुलनशील है।
अभी ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया। अगर मैं सेकेंड डिफरेंस देखूंगा एथेनॉल और डाई एथिल ईथर के बीच में, तो एथेनॉल का क्वथनांक, एथेनॉल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस। वैसे 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन उसको 78 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। और ईथर के क्वथनांक की बात आएगी तो ईथर का क्वथनांक या इसका क्वथनांक क्वथनांक 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बेटा ये दूसरा डिफरेंस हो गया। मैं एक तीसरा डिफरेंस लिखूंगा, लेकिन इस बार रिएक्शन पर। थर्ड नंबर रिएक्शन पर कैसे लिखते हैं, पहले मैं रिएक्शन को लिखता हूं। क्या कहता है, अगर आपके पास एथिल एल्कोहल है और आप उस एथिल एल्कोहल का जल अपघटन कराते हो, अब बात आती है कि जल अपघटन क्या है बेटा, किसी भी पदार्थ का जल में घुलकर दो भागों में टूट जाना कहलाता है जल अपघटन। अगर मैं सोचूं एथिल एल्कोहल जल में घुलकर दो भागों में टूट जाएगा, तो विशेष ध्यान रखिएगा कि एथिल एल्कोहल का जल अपघटन नहीं कराया जा सकता। ये एथिल एल्कोहल का ही नहीं, किसी भी एल्कोहल का जल अपघटन नहीं हो सकता है। अभी इस बात को चेक करेंगे, यहां लिखेंगे कि इसका जल अपघटन नहीं होता। मैं रिएक्शन को आगे जब जल अपघटन होता नहीं, उस रिएक्शन को लिखेंगे नहीं। अब आ जाएंगे ईथर की तरफ कि ईथर का जल अपघटन होता है कि नहीं। तो बेटा मैंने जब ईथर को चेक किया, C2H5 सिंगल बॉन्ड O टू C2H5, और बेटा मैंने इसका जल अपघटन कराया। H2O को ऐसे भी लिख सकते हैं, HOH, ये H2SO4 की प्रेजेंस में हुआ। और बेटा इस बार जल अपघटन हुआ कैसे, हमने बॉन्ड को ब्रेक किया, एक तरफ मिला हमको H और दूसरी तरफ मैंने क्या रखा, OH। बेटा ऐसे सिचुएशन पर H रिएक्शन करेगा तो C2H5OH, ये टूटेगा C2H5OH, इसका मतलब है 2 मोल ऑफ C2H5OH। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें से कि ईथर जल अपघटन पर क्या देता है, एथेनॉल देता है। तो हम इस पे लिखेंगे कि ईथर या यह जल अपघटन पर एथेनॉल देता है, एथेनॉल देता है। तो बेटा ये दूसरा डिफरेंस हो गया कि एथेनॉल का तो जल अपघटन ही नहीं होता है, ईथर का जल अपघटन होता है, तो ये ईथर जल अपघटन के दौरान एथेनॉल देता है। तो ये तीसरा नंबर डिफरेंस हो गया। मैं लास्ट पे चलता हूं, एक और डिफरेंस इसमें से दोनों पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि अगर एथेनॉल को HI से रिएक्शन करवाया जाए, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करवाया जाए, तो बेटा एथेनॉल हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करते हुए आप यहां लिख सकते हो रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एथेनॉल से रिएक्शन करेगा। सबसे पहले आप इसको 2HI ले सकते हो, और बेटा जैसे 2HI से रिएक्शन करेगा क्या, सबसे पहली बात C2H5 जो है वो रिएक्शन करेगा H से, C2H5H से रिएक्शन करके बना लेगा C2H6। ध्यान देते हैं मेरे पास बचा कौन कौन है, 2 H बचे हैं, ये 2 H किससे रिएक्शन करेगा, O से, प्लस I2। अगर इस रिएक्शन का मेन मेथड देखा जाए कि मेन आप किस चीज को दिखाना चाहते हो, एथेनॉल हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करके किसको मुक्त करता है, आयोडीन। मैं ये चेक करूंगा अगर मेरे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है और मैं उसे एथेनॉल में मिला देता हूं, तो ये आयोडीन को क्या कर देता है, अलग कर देता है।
तो यहां लिखेंगे एथेनॉल HI से क्रिया कर या अभिक्रिया कर आयोडीन मुक्त करता है। लेकिन जब बेटा रिएक्शन होगी डाई एथिल ईथर से, तो बेटा डाई एथिल ईथर को लिख लेते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। अगर बेटा मैं इधर HI से रिएक्शन करवाता हूं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो बेटा बड़ा आसान सा रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाऊंगा मैंने 2 HI ले रखे हैं। कैसे कैसे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा। रिएक्शन देखो कैसे कराएंगे। पहला HI तो HI, दूसरा HI लिखना है तो यहां H यहां I, और ऐसी सिचुएशन पे बात करेंगे तो H2O बनेगा। और साथ में अगर चेक किया जाए तो C2H5I, इसमें से मैं क्या देख रहा हूं 2 मोल ऑफ C2H5I। इसको देखने से मुझे पता चला कि इसमें आयोडीन मुक्त नहीं होता है। इसमें से आयोडीन को बिल्कुल अलग कर दिया था, सेपरेट कर दिया था, अलग कर दिया तो आयोडीन मुक्त होता है। लेकिन डाई एथिल ईथर पर मैंने HI की रिएक्शन करवाई तो जो आयोडीन था भी वो एथिल ग्रुप के साथ लगा हुआ था, मतलब आयोडीन अलग नहीं प्राप्त हुआ। तो मैं लिखूंगा यह HI से क्रिया पर आयोडीन को मुक्त नहीं करता है, मुक्त नहीं करता है। तो बेटा ये डिफरेंस हो गया एथेनॉल और डाई एथिल ईथर के बीच में। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पे।